अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने इकोनोमेट्रिक्स का डेफिनेशन देखी कि इकोनोमेट्रिक्स है क्या, एज ए सब्जेक्ट इकोनोमेट्रिक्स कहाँ रोल प्ले करता है, और उसकी मेथडोलॉजी हम उसके स्टेप्स हमने डिस्कस किए, और कि उसके फर्स्ट 2 स्टेप्स को हमने डिटेल में भी देखा था। वो स्टेप्स थे कि आप सबसे पहले जो है वो हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं या थ्योरी स्टेट करते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल मॉडल को स्पेसिफाई करते हैं, और अगर आपकी रिवीजन के लिए कि हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो केनेजियन मॉडल ऑफ कंजम्पशन है कि हमारे पास एजम्पशन थी या एक थ्योरी थी हमारे पास कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती जाती है। इसी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर रहे हैं, और हमने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया है जिसमें y है हमारी कंजम्पशन को शो कर रहा है और x हमारी जो है वो इनकम को जो है वो शो कर रहा है। और हमने कहा है कि जो कंजम्पशन है वो इनकम के साथ साथ बढ़ती है, लेकिन इतनी मतलब इक्वली नहीं बढ़ती कि जितनी इनकम है बट बढ़ती है, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया कि बीटा 2 जो है वो बड़ा है 0 से, मतलब बढ़ता है लेकिन इतना नहीं कि इक्वली हो जाए उस इनकम के लेवल के। तो अभी तक मैथमेटिकल मॉडल हम बेटा जो है इसका जो मैथमेटिकल मॉडल है वो हम स्पेसिफाई कर चुके थे, और अब हम करने जा रहे हैं जी स्पेसिफाई इसका इकोनोमेट्रिक मॉडल ऑफ कंजम्पशन। अच्छा, इकोनोमेट्रिक मॉडल जो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो हमने कोई बात की थी डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है कि द प्योरली मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंजम्पशन फंक्शन गिवन इन इक्वेशन 1.3.1 मीन्स वो जो अबव हमने ये डिस्कस की ये वाली, इसको अब आपने याद रखना है। 1.3.1 मीन्स y इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2x। ये हमारे पास प्योर मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल का मतलब यही होता है जिसमें आप एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर ये वैल्यू आप डालेंगे तो y की ये वैल्यू आएगी। इज ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ द इकोनोमेट्रिशियन। इकोनोमेट्रिशियन के लिए ये कभी भी इंटरेस्टिंग मॉडल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको हम फर्दर अभी स्टडी करते हैं तो आपको समझ आएगी। फॉर इट एज्यूम्स दैट देयर इज एन एग्जैक्ट और डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। जहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि इनके दरमियान एग्जैक्ट या डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन है। डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन का एक और नाम है जिसको आप एग्जैक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। बट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर जनरली इनएग्जैक्ट। हालांकि जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप होते हैं वो हमेशा या जनरली इनएग्जैक्ट होते हैं। इसीलिए हमने ये लिखा कि इकोनोमेट्रिशियन के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप एक एग्जैक्ट मॉडल जो है वो डेवलप करके दे दें। इनएग्जैक्ट मॉडल क्या होते हैं? इनएग्जैक्ट मॉडल प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ही होते हैं, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी। अब आज थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं, ये इनएग्जैक्ट आपको और डिटेल में चीज़ें समझ आएंगी। दस इफ वी वर टू ऑब्टेन डाटा ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजेबल after tax income of a sample of say 500 American families and plot these data on a graph paper with consumption expenditure on the vertical and disposable income on the horizontal। इसमें कह रहा है कि आपके पास कंजम्पशन है एक्सपेंडिचर की और साथ में डिस्पोजेबल इनकम मीन्स की जो टैक्स की डिडक्शन के बाद, आप सबको पता है कि हमारी इनकम में से टैक्स डिडक्ट होता है, तो उसके बाद जो इनकम मिल रही है, तो 500 फैमिलीज की उस इनकम को वो कह रहा है हमने प्लॉट किया है। वी वुड नॉट एक्सपेक्ट ऑल द 500 ऑब्जर्वेशन टू लाई एग्जैक्टली ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं पहले ग्राफ आपको शो कर रही हूँ, मैथमेटिकल मॉडल जब हमने डाटा को ग्राफ ड्रॉ किया था तो आप देख रहे थे कि वो एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन थी, जबकि आप प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल या इनएग्जैक्ट मॉडल में जब आपने पॉइंट ड्रॉ किए हैं तो ये एग्जैक्ट वहाँ पे ये डॉट्स नज़र क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि वो सारे डॉट्स इस लाइन के ऊपर फॉल कर रहे थे। लेकिन अब ये डॉट कोई यहाँ फॉल कर रहा है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, यहाँ पे आपको ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं, इस एग्जैक्ट लाइन के ऊपर नहीं है। ऐसा क्यों है? हम आगे इसको और फर्दर स्टडी करते हैं। वी वुड नॉट एक्सपेक्ट ऑल द 500 ऑब्जर्वेशन टू लाई एग्जैक्टली ऑन द स्ट्रेट लाइन। वाई दिस इज द सिनेरियो कि क्यों नहीं एग्जैक्ट उस पर लाइन पे फॉल कर रहे? बिकॉज इन एडिशन टू इनकम अदर वेरिएबल्स इफेक्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू। कि आपके जेन में सबसे मतलब आपके जेन में भी होगा कि हमने कंजम्पशन और जो इनकम है ये 2 वेरिएबल्स हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्या आपकी कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ इनकम पर डिपेंड करती है? नो, ऐसा नहीं है, बल्कि और भी बहुत से फैक्टर हैं जिस पे कंजम्पशन डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल चंद फैक्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ फैमिली, आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं आपकी साइज ऑफ फैमिली पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 4 मेंबर्स की फैमिली हो तो शायद आप ज़्यादा स्पेंड करते हो, ज़्यादा कंज्यूम करते हो, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा सेविंग की जरूरत नहीं है, आप कुछ सेव कर रहे हो, कुछ कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन अगर इसके पैरेलल अगर कोई 10 मेंबर्स की फैमिली है तो उन्हें बड़ा सोच के कंज्यूम करना है कि उन्हें इन फ्यूचर के लिए सेविंग भी करनी है। तो ये देखिए कि साइज ऑफ फैमिली डिपेंड कर रहा है कंजम्पशन पे। एजेस ऑफ द मेंबर्स इन द फैमिली, एजेस क्या है? फॉर एग्जांपल अगर बहुत बच्चे हैं
तो कंजम्पशन का लेवल किसी और तरीके का होगा, बड़े हैं मतलब अगर स्कूल गोइंग अभी नहीं है तो कंजम्पशन कम होगी, ठीक है, उनके खाने पीने का खर्चा होगा, लेकिन अभी स्कूल गोइंग नहीं है, एकेडमी गोइंग नहीं है और उनके कोई खर्चे नहीं है, लेकिन एजेस पे डिपेंड करता है, आहिस्ता आहिस्ता ये खर्चे बढ़ते हैं। फैमिली, रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, रिलीजन आपके माइंड में आ सकता है कि ये फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम मुस्लिम हैं, तो अगर हम मुस्लिम हैं, हमारे यहाँ जी ओकेजन्स हैं, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, हमारे और बहुत से ओकेजन्स आ जाते हैं, तो उस पर कंजम्पशन, जैसे अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो जैसे वो ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और उनके ऊपर जैसे शॉपिंग या वो सारी कंजम्पशन होती है। तो ये और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि और भी फैक्टर्स जो हैं वो कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो आप इतनी ही कंजम्पशन जो है वो कर रहे होंगे, बल्कि आपकी कंजम्पशन डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो ये वो इन एग्जैक्ट रिलेशनशिप है। बट अभी जो हम मॉडल स्टडी कर रहे हैं उसमें हमने जस्ट कंजम्पशन और इनकम के वेरिएबल को लिया है। तो जो चीज़ें या जो फैक्टर्स हम डिस्कस नहीं कर पा रहे उसको हम कहाँ डालेंगे ये देखते हैं। फर्दर हम जब अभी ये इसको स्टडी करते हैं तो आपको समझ आएंगे कि ये जो फैक्टर्स हमने कुछ हाईलाइट किए हैं, ये फैक्टर्स इस मॉडल में जो ऊपर हमने मॉडल डिस्कस किया है y = β1 + β2x यहाँ नज़र नहीं आ रहे, तो हम इसको इकोनोमेट्रिक मॉडल में कहाँ पे फिट इन करेंगे। इसको फिट करने के लिए बेटा, टू अलाउ फॉर द इन एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स the econometrician would modify the deterministic consumption function as follows। इस deterministic relationship को हमने inexact या probabilistic relationship में convert कर दिया, that is y = β1 + β2x + u। अब ये u क्या है यहाँ पे, ऊपर वाले मॉडल को अगर आप देखें 1.31 को और 1.32 को, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इस टर्म का फर्क है। अब ये टर्म क्या है, ये क्या कहलाती है, where u known as the disturbance or error term is a random stochastic variable that has well-defined probabilistic properties. The disturbance term u may well represent for all those factors that affect consumption but are not taken into account explicitly। ये आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं, लेकिन इतना इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको एरर टर्म या डिस्टर्बेंस टर्म कहते हैं। एरर टर्म ये वो वाला एरर, आप इसको नहीं कह सकते कि गलती वाला एरर टर्म, वो कि जिन फैक्टर्स को आप उस मॉडल में स्टडी नहीं कर पाते तो उनका इफेक्ट सारे का सारा हम किस में डाल देते हैं, इस यू टर्म में, जिसको हम बाद में कहते हैं ये एरर टर्म है या ये डिस्टर्बेंस टर्म है। और ये रैंडम होती है। रैंडम इन दिस सेंस, रैंडम का वो मतलब होता है कि हर दफ़ा जो चीज़ डिफरेंट आए, मीन्स ये हर फैमिली के लिए डिफरेंट होगा। अगर 500 फैमिलीज आपने ली हैं तो ये जो आपका साइज़ है, आपकी एजेस हैं, आपका फैमिली रिलीजन है, क्योंकि ये डिफरेंट है इसलिए ये जो आपकी यू की वैल्यू होगी ये हर फैमिली के लिए ये डिफरेंट होगी। इसीलिए जो चीज़ डिफरेंट होती है उसको हम रैंडम कहते हैं, जो फिक्स होती है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। स्टोकेस्टिक या रैंडम एक ही मीनिंग में, जब स्टेटिस्टिकली आप बात करें तो हम इसको स्टोकेस्टिक कहते हैं, और अगर लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो आप इसको रैंडम टर्म कहेंगे या रैंडम वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल जो वेरी करता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, जो मतलब इन दिस सेंस वेरी करे कि आप उसको डिटरमिन ना कर सकें एग्जैक्टली, उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। कि हर दफ़ा जब एक्सपेरिमेंट रिपीट हो तो डिफरेंट रिजल्ट आए, तो उसके रिजल्ट में जो वेरिएबल आता है एक्चुअली हम उसे रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो इसको भी हम रैंडम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 500 फैमिलीज़ के लिए हर दफ़ा ये डिफरेंट ही रिजल्ट शो करेगा। और इसकी वेल डिफाइंड प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। और डिस्टर्बेंस टर्म को आप तमाम उन फैक्टर्स और रिप्रेजेंट ऑल दोज फैक्टर्स दैट इफेक्ट कंजम्पशन बट आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। हो सकते हैं अगर हम इन फैक्टर्स को भी ले लें, हम इधर एक मॉडल लिख लें, मल्टीपल हम मॉडल बना लें, इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन के लिए बजाय हम मल्टीपल लीनियर इक्वेशन जब हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे कि हम अभी हमने सिर्फ y और x दो जो है वो वेरिएबल्स लिए हैं। हो सकता है हम x1, x2, x3 भी ले लें, उसमें साइज ऑफ फैमिली, एजेस को भी ले लें, फैमिली रिलीजन को भी ले लें। तो ये जो है इसको हमने अभी, क्योंकि इन फैक्टर्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए हमने इसको क्या किया है, यू एरर टर्म के तौर पे इसको हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल। और अब जो 1.31 था वो मैथमेटिकल मॉडल था, एग्जैक्ट मॉडल था, एंड दैट इज 1.3.2 मॉडल इज कॉल्ड इकोनोमेट्रिक मॉडल, स्टेटिस्टिकल मॉडल, और ये जो है आपका इन एग्जैक्ट मॉडल है।
मोर टेक्निकली इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। और अगर आपको रिग्रेशन से थोड़ा बहुत पहले नो हाउ है तो आपको बड़ा अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि ये तो वही मॉडल है जो आप रिग्रेशन में पढ़ते हैं, कि उसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन में अगर आप देखें आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है, आपके पास स्लोप होता है, इंटरसेप्ट होता है और आपके पास एरर टाइम होता है, विच इज़ द मेजर कंसर्न ऑफ दिस बुक। एक्चुअली जो इकोनॉमिक्स के आप इकोनॉमेट्रिक्स में जितने मॉडल पढ़ेंगे उसकी बेस ये रिग्रेशन मॉडल्स पे ही है। द इकोनोमेट्रिक कंजम्पशन The econometric consumption function hypothesized that the dependent variable is linearly related to the explanatory variable, but that relationship between the two variable is not exact. It is subject to individual variation. ये देखें, अभी वही बात की जब आप मैथमेटिकल मॉडल आपने डिफाइन किया था तो उसका मतलब था कि एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, जो वैल्यू डालेंगे x की उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि x और y आपस में लीनियरली रिलेटेड तो हैं बट इनके दरमियान एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल वेरिएशन के ऊपर। द इकोनोमेट्रिक मॉडल ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन कैन बी डिपेक्टेड एज शॉन इन द फिगर। वो फिगर मैं आपको ये दिखा चुकी थी पहले ही कि अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास कैसे आएगा कि ये सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर फॉल नहीं करेंगे। ये यू अब क्या है कि एक्चुअली जो मैथमेटिकल मॉडल था वो ये स्ट्रेट लाइन थी, तो यहाँ पे ये पॉइंट फॉल करने की बजाय ये पॉइंट ऊपर फॉल किया या नीचे फॉल किया, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम क्या कहेंगे, ये यू है या एरर टर्म है। अच्छा जी, अभी फिर जाके फर्दर जब हम फ्यूचर में हम इकोनोमेट्रिक्स को डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो हम काफ़ी इसकी डिटेल देखेंगे कि ये चीज़ें मॉडल हम इसको जो है पैरामीटर्स को कैसे हम एस्टिमेट कर रहे हैं या डाटा कैसे, अभी जस्ट हम स्टेप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेप इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, उसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा सिंपल स्टेप्स हैं, इसके ऊपर मतलब एज सच हमें कोई फोकस करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्टेनिंग डाटा। ऑब्वियसली जब आपके पास मॉडल आपने फिट कर दिया है तो आपने क्या करना है, डाटा ऑब्टेन करना है। डाटा क्यों ऑब्टेन करना है कि ये जो बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यूज़ आपने इसको आपने क्या करना है, पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है, जो हम आगे जाके इंशाल्लाह स्टडी करेंगे कि पैरामीटर्स को एस्टिमेट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ईयर्स हैं, ये वाई की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आपने डाटा ऑब्टेन कर ली और इस बेस पे आप जो है मॉडल जो है वो फिट करते हैं पैरामीटर्स को एस्टिमेट करके। अब ये जो इन्होंने प्लॉट किया है ये ओरिजिनल इस डाटा को लेके प्लॉट किया है। ये जो था आपको एग्जांपल के तौर पे बताया गया था और अब ये ओरिजिनल ये जो डाटा आपके पास आया है इसको प्लॉट किया है। तो ये देखें कि जब प्लॉट किया है तो स्ट्रेट लाइन के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऊपर हैं कुछ नीचे, एग्जैक्टली कुछ पॉइंट कोई 1-2 पॉइंट हैं, ये देखें जैसे एग्जैक्ट फॉल कर रहे हैं, कुछ ऊपर हैं और कुछ इसके नीचे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल। आपने इन मॉडल को एस्टिमेट करना है और ये हम इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट आगे इसको रिग्रेशन एनालिसिस भी बोलते हैं। आगे जाके हम जब टेक्निक्स पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो इसलिए हम यहाँ पे एस्टिमेशन का प्रोसेस मैं नहीं बता रही। आपने बीटा 1 एस्टिमेट किया, बीटा 2 किया तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई और जब आप मॉडल को एस्टिमेट करेंगे तो यहाँ आपके पास वाई कैप आ जाएगा। वाई कैप इक्वल्स टू माइनस और एरर टर्म को आप कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो जो आपकी एस्टिमेटेड लाइन, जब आप एस्टिमेटेड लाइन की बात करते हैं तो आपका एरर टर्म उसमें इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि एरर टर्म को आप एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो फैक्टर्स आप स्टडी नहीं कर रहे आप उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपने इकोनोमेट्रिक मॉडल को एस्टिमेट कर लिया और उसके बाद जी मॉडल एस्टिमेट और फिर जो है आपकी वही हाइपोथेसिस टेस्टिंग अब आपने करनी है कि आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग है और ये बीटा 2 की जो वैल्यूज़ हैं असल में इस बेस पे, क्योंकि जो आपका बीटा 2 होता है एक्चुअली वो एक्स और वाई के रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है, क्योंकि बीटा 2 एक्स के साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो आपने इसको टेस्ट करना है कि क्या ये 0.70 की इक्वल है भी या नहीं। 0.70 एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को बता रहा है, तो क्या इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। तो आप ये हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे और फिर उसके बाद अगर वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो इट मीन्स कि आपके कंजम्पशन के लिए ये एक मॉडल जो है वो एक बेसलाइन मॉडल बन जाएगा। किसी भी डाटा के लिए, हर डाटा के लिए ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, लेकिन आपका ये जो मॉडल है y इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2x ये एक बेसलाइन मॉडल बन जाएगा। और जब ये मॉडल बन जाएगा तो इस बेस पे हम इसकी प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर हम x की वैल्यू फलां डालें तो y की वैल्यू, y हैट की वैल्यू क्या आएगी, मतलब इनकम क्या होगी। अगर इतनी इनकम है तो इतनी कंजम्पशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो हम इसको फोरकास्ट भी कर सकते हैं, जिस स्पेस पे गवर्नमेंट जो है वो बाद में पॉलिसीज़ भी बनाती है। अब आप देख रहे हैं कि अगर आपके हाथ में मॉडल आ गया है तो इस मॉडल को अगर आप देखें तो x की वैल्यूज़ आप अपनी मर्जी से इसमें डाल के कि इतनी इनकम हो तो इतनी कंजम्पशन होनी चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के आप एक
पॉलिसी बना सकते हैं कि गवर्नमेंट जब आपकी ये इनकम्स के बारे में डिसाइड करती है तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसे फैक्टर्स को वो देखते हैं। यूज़ ऑफ मॉडल फॉर कंट्रोल और पॉलिसी पर्पसेस, फिर वही बात जो मैं अभी बता चुकी हूँ कि सपोज वी हैव द एस्टिमेटेड कंजम्पशन फंक्शन है। फर्दर द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ अबाउट 4900 billions of 1992 dollars will keep the unemployment rate at its करंट लेवल ऑफ दिस। मतलब ये अगर अब फर्दर वो किसी पॉलिसी का डिस्कस कर रहा है कि अमेरिकन अगर पॉलिसी इस बेस पे, तो अनएम्प्लॉयमेंट और फलां चीज़ें जो हैं वो पॉलिसीज़ इन मॉडल्स की बेसिस पे डिस्कस होती हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मॉडल्स गवर्नमेंट लेवल पे भी कितने, शायद इंडिविजुअल लेवल पे आपके लिए, मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी मेकिंग के लिए ये मॉडल्स हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट हैं। एट दी एंड बेटा इसने बड़े अच्छे से इसको समराइज़ किया है उन्हीं स्टेप्स को कि सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, इकोनॉमिक थ्योरी, जिसको आप एजम्पशन भी कहते हैं, हाइपोथेसिस स्टेट करते हो इकोनॉमिक थ्योरी। उसके बाद मैथमेटिकल मॉडल ऑफ थ्योरी, उस थ्योरी की बेस पे आप मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, फिर उस थ्योरी की बेस पे आप इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं, फिर आप डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर आप उस मॉडल की एस्टिमेशन करते हैं पैरामीटर की, फिर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, फिर फॉरकास्टिंग और प्रोडिक्शन करते हैं, और फिर उस मॉडल को आप पॉलिसी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। आई होप सो बेटा कि ये पिछला लेक्चर भी और जो आज का लेक्चर भी है, इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक नो हाउ दे सकूं इकोनोमेट्रिक्स के बारे में, कि ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट लेवल पे इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी नेचर क्या है सब्जेक्ट की, उसकी मेथडोलॉजी क्या है, उसके स्टेप्स को हमने वन बाय वन डिस्कस भी किया। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे इसमें एस्टिमेशन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, शायद ये आपको एडवांस चीज़ें इसलिए समझ आए, लेकिन इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इन डिटेल भी पढ़ेंगे कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, आप एस्टिमेशन ऑफ मॉडल कैसे करते हैं, आप फॉरकास्टिंग वगैरह कैसे करते हैं। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। आई होप सो कि अभी तक जितनी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको क्लियर हैं। अगर आपको अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, अगर कोई क्यूरीज हैं तो वो ज़रूर मुझसे पूछें, उसको हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल को हम स्टडी करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।